तो आज हम मेक्सिको की बात करेंगे। बहुत ज्यादा डेंजरस है। हाल ही में मेक्सिको में हुआ क्या, मेक्सिको में लोग डिसअपियर होते रहते हैं और एक बार अगर वो गया, एक बार इंसान वहां पे डिसअपियर हो, गायब हुआ, वे आता नहीं है। आप कितनी फिरौती देते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो गया काम से। सबूत मिटाने के लिए यहां पे लोगों को पकाया जाता है, आपको पता है। तब तक पकाते हैं लोगों की लाश को, तब तक जलाते हैं वो जब तक हड्डियां भी चूरा नहीं हो जाती। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि मेक्सिको में एक लेडी थी, उनकी डॉटर को किडनैप कर लिया। 16 साल की थी वो, उसको किडनैप कर लिया। कुछ पता नहीं चला। फिर उस लेडी ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, क्योंकि बहुत सारे लोग मेक्सिको में डिसअपियर होते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना वहां पे। भैया मेक्सिको इज वेरी वेरी डेंजरस। ऑन द अदर हैंड मेक्सिको इज ऑल्सो डेवलपिंग। अभी हम दोनों की बात करेंगे। मेक्सिको और भारत में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं। वहां पे लोग भी, कलर की बात करें, एथनिसिटी की बात करें, तो मेक्सिको से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हुआ क्या कि उन्होंने पूरी मुहिम चलाई और अपनी बेटी की पता लगाने की कोशिश की, फिरौती दी, फिरौती के बावजूद वो नहीं आई। इसका मतलब अब वो कभी नहीं आएगी, तो फिर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उस औरत को भी मार दिया। बेटी को भी मार दिया, औरत को भी मार दिया। औरत ने बहुत मुहिम चलाई और उन उन लोगों को सजा हुई। कुछ लोगों को सजा भी हुई जो इसमें शामिल थे, लेकिन वो जेल तोड़ के भागे और इसके बाद अभी की बात है, औरत को मार दिया। अब बात यह हो रही है कि क्या मेक्सिको में कब तक चलता रहेगा, तो मेक्सिको कितना डेंजरस है, हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेक्सिको के बारे में भी जानेंगे। ये देख सकते हैं आप, मेक्सिको, अमेरिका से आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको मेक्सिको मिलेगा। ये पार्ट में थोड़ा क्राइम ज्यादा है। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। देखिए मेक्सिको के बारे में आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका है यहाँ पे, मेक्सिको के ऊपर जाएंगे अमेरिका। यहाँ पे एक टेक्सास करके अमेरिका की एक टेरिटरी है, वो पहले मेक्सिको की हुआ करती थी, अमेरिका ने छीन लिया। मेक्सिको ने बहुत ज्यादा लॉस झेला है। जैसे अमेरिका, वैसे ही मेक्सिको में भी बहुत पहले से ही कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद शुरू हो चुका था। भाई अमेरिका में भी ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी। मेक्सिको तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था भाई, मायन सभ्यता यहीं से तो आई है। मेक्सिको बहुत बड़ा एम्पायर था भैया। यहाँ पे एस्टेक एम्पायर, 3 एम्पायर का संगम था, जो कि बहुत बड़े थे, हाईली डेवलप्ड। लेकिन फिर स्पेन ने इन्वेड कर दिया और पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये पूरा एरिया, मेक्सिको वाला एरिया, आज का जो मेक्सिको, वो स्पेन के पास चला गया। ठीक है, अब ये स्पेन के पास गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वक्त आगे बढ़ता है, मेक्सिको सिटी डेवलप हुई और इसको न्यू स्पेन बोला जाता था। इस पूरे एरिया को न्यू स्पेन बोला जाता था। ठीक है, और 1521 में स्पेन ने इसको कॉन्कर कर लिया। टोटल 30 सालों तक चला था। स्पेन जब मेक्सिको में आए, मैंने बताया ना, ये एस्टेक एम्पायर जो था, इस पूरे को एस्टेक एम्पायर बोले थे। बेसिकली 3 साम्राज्य से मिलकर बना था और वो बहुत ही डेवलप्ड था। गजब के मंदिर यहां पे आपको मिलेंगे, और मार्केट डेवलप्ड, और इकोनॉमी डेवलप्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया था। कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ये यूरोपियन से जब आए, पूरे आइलैंड में, मतलब पूरे पेनिनसुला में बीमारी फैला दी। बीमारी फैल गई, लोगों की हालत खराब। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स फैल गए, जिन्होंने कभी सुना नहीं। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो बीमारी से ही मर गई। और उसके बाद स्पेन ने इनको जीत लिया। स्पेन ने जीत लिया, तब आपको पता ही है कि कैथोलिज्म, स्पेन, फ्रांस, ये सब फ्लैग बेरर्स थे कैथोलिज्म के। तो कैथोलिक चर्चेस की यहां पे स्थापना होती है और उसके बाद क्रिश्चियनिटी यहां पे फैला। बहुत ही ज्यादा, अगर मिनरल्स की बात करें तो मेक्सिको बहुत ज्यादा रिच है, बहुत अमीर है। काफी मटेरियल डिपॉजिट्स यहां पे मिलते रहते हैं, और इट बिकेम अ सोर्स ऑफ वेल्थ। स्पेनिश के लिए सोर्स ऑफ वेल्थ बना मेक्सिको। फिर बहुत वक्त तक ये रहे। फिर होता है 1821 में, कब तक सहोगे, कभी ना कभी तो जगोगे ही ना, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेक्सिको ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 1821 में मेक्सिको आजाद हो गया। मेक्सिको भले ही आजाद हो गया, लेकिन इधर अमेरिका था, तो अमेरिका की आंखें इस पे गड़ गई। फिर मैक्सिकन अमेरिकन वॉर 1846 में हुआ, और ये 2 साल जो मैक्सिकन अमेरिकन वॉर चला, मेक्सिको से टेक्सास छीन लिया। और आज टेक्सास की बात करें, कैलिफोर्निया की बात करें, हॉलीवुड वहीं पे है ना, बहुत बड़ा है। अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेरिका की इकोनॉमी का। लेकिन क्योंकि गोल्ड रिजर्व मिल गए थे भाई, टेक्सास में गोल्ड रिजर्व मिल गए थे, सोना मिल गया था, अमेरिका की जीभ लटक गई, मेक्सिको से छीन लिया। अब वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन हम बात करेंगे मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फ्रांस के कंट्रोल में आया। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। फ्रांस ने यहां पे
एम्परर को इंस्टॉल किया, खुद का ही आदमी था फ्रांस का। और फिर लगातार हम ये देखते हैं कि मेक्सिको में, मतलब मेक्सिको आजाद नहीं था, किसी ना किसी के कंट्रोल में रहा है। और फिर पोर्फोरियो डियाज, बहुत ही फेमस इंसान, बहुत ही फेमस डिक्टेटरशिप, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, तब डिक्टेटर पोर्फोरियो डियाज है जिन्होंने मेक्सिको को मॉडर्नाइज करने का सोचा और ऑर्डर को रिस्टोर करने की शुरुआत की। इनके एरा को पोर्फिडिएटो बोला जाता था। वो 1910 में खत्म हुआ। 1910 में मैक्सिकन रेवोल्यूशन आया और ये 10 साल तक, 1910 से लेकर 1920 तक 10 साल तक मैक्सिकन रेवोल्यूशन चला और फाइनली मैक्सिको आजाद होता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1917 में, 1917 में मैक्सिको का नया संविधान आया। लेकिन दोस्तों तब से लेकर काफी वक्त तक, 40-50 सालों तक मैक्सिको में स्टिल दिक्कतें बहुत ज्यादा। तब से लेकर अभी तक मैक्सिको के संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब मेक्सिको की अब हम बात कर लेते हैं। मेक्सिको की बात करें तो पॉपुलेशन यहां की 12 करोड़ के आसपास है। 12 करोड़ लोग मेक्सिको में रहते हैं। एरिया वाइज बात करें तो इट इज 13th लार्जेस्ट कंट्री। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इट इज 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ज्यादातर यहां पे क्योंकि स्पेन ने राज किया तो स्पेनिश, यहां पे स्पेनिश स्पीकिंग नेशन, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज जो है यहां पे काफी ज्यादा चलती है। और इस पूरे स्टेट में, मतलब पूरे कंट्री में 31 स्टेट्स मिलेंगे और मेक्सिको सिटी यहां की कैपिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज है। मेक्सिको में एक पार्ट तो बहुत बढ़िया है और एक पार्ट में काफी ज्यादा क्राइम है। ठीक है, कुछ पार्ट तो मेक्सिको के आपको वो टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन कुछ पार्ट में क्राइम बहुत ज्यादा है। जैसे गोडाहारा हो गया, आपका टिजुआना हो गया, जुआरेस हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज है जहां से मेक्सिको की इकोनॉमी जो है वो चलती है। और मेक्सिको की इकोनॉमी, मेक्सिको इज अ डेवलपिंग कंट्री, मेक्सिको लगातार डेवलप हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो मेक्सिको इज ऑन 76 रैंक और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स यहां पे आ रही हैं। इकोनॉमी बाय जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसकी 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपीपी के टर्म्स में इट इज 11th लार्जेस्ट। लेकिन उसके बावजूद मेक्सिको जो है कंटिन्यूअसली सोशल इनक्वालिटीज, पॉवर्टी और एक्सटेंसिव क्राइम से ये जूझ रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, लास्ट में आपको मिलेगा। लगातार 2006 से ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स मेक्सिको में बहुत ज्यादा एक्टिव है। मेक्सिको में पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, एक सरकार है और उसके एकदम पैरेलली एक और सरकार चलती है जो कि ये क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। सरकार की भी हिम्मत नहीं होती कि इनको कुछ भी बोले। अब इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि मेक्सिको में हुआ क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेक्सिको में रेवोल्यूशन आया तो मेक्सिको में बैंक्स बनना शुरू हुए। देखिए ये सब पैसे से ही चलेगा ना। मेक्सिको में बैंक्स बनना शुरू हुए और उसके बाद मेक्सिको के बैंकों ने लोन देना शुरू किया। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा था नहीं तो लोन्स जो थे वो बैंक बहुत सारे वेल्दी लोगों को देते थे और कुछ तो ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जब लोन बांटे तो हुआ क्या, इनके पास पैसा आया और ये सारा पैसा गया क्राइम में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मेक्सिको में क्राइम का। मेक्सिको के बैंक्स क्रिमिनल्स को लोन देते हैं कि जाके क्राइम करो और यहां पे पुलिस भी थर थर कांपती है। पुलिस कुछ नहीं करती। यहां पे क्रिमिनल्स, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स यहां पे एक्टिव हैं। भाई अमेरिका में ड्रग्स जो आता था वो बहुत ज्यादा मेक्सिको से होता था। मेक्सिको बॉर्डर अमेरिका शेयर करता है। तो 1980s में तो अमेरिका में 1980s में ड्रग्स का कारोबार, पाब्लो एस्कोबार हो गया, मिगुएल फेलिक्स हो गए, ये बहुत बड़े ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड बहुत एक्टिव थे। और अमेरिका में बहुत, मतलब छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, गलियों में ड्रग्स। तभी तो जब रोनाल्ड रेगन आए उन्होंने बोला अब हम सब कुछ सही करेंगे, ड्रग्स के खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे। तो उन्होंने 1980s में जो एरा अमेरिका में शुरू हुआ, ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई की, तब हम देखते हैं कि ड्रग्स का यूज अमेरिका में कम हुआ। वरना बहुत ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में, अमेरिका ड्रग्स की चपेट में था, अभी भी ड्रग्स का कारोबार होता है। एल चैपो, गजमैन का आपने नाम सुना होगा ना। मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, नार्कोस। नार्कोस देखिएगा, स्पेशली पार्ट 1 पार्ट 2 में तो उसमें पाब्लो एस्कोबार के बारे में बताया है। पार्ट 3 में उसमें मेक्सिको के बारे में बताया है, वो जरूर देखिएगा। और एल चैपो अभी एक और सीरीज आई है, वो भी जरूर देखिएगा। बड़े खतरनाक ग्रुप है। छोटे छोटे बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता है और बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा किडनैपिंग मेक्सिको में होती रहती है। मर्डर रेट की आप देख लीजिए,
होमिसाइड रेट लगातार बढ़ रहे हैं 2014 से लगातार। होमिसाइड मतलब क्या? कत्ल, कत्ल करना, दूसरों को मारना। अमेरिका में भी होमिसाइड रेट बहुत ज्यादा है। अभी अगर बात करें तो ये 19th है। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरनेशनल होमिसाइड की बात करें तो ये 19वें नंबर पे है। 24.8 मेक्सिको का जो रेट है, दैट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द टॉप रैंकिंग कंट्री नेशन वाइड। ठीक है, फिर फिलहाल मैं आपको ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एल सल्वाडोर, जमैका, वेनेजुएला, होंडुरस, देन मेक्सिको आता है आपका। अब क्या ये वर्ष हो रहा है क्या मेक्सिको में होमिसाइड? यस, 2014 से होमिसाइड मतलब दूसरों को मारना लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। 2007 से अगर आप 2018 10 सालों में ये 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब आप देख लीजिए कि ये 2004 से लगातार होमिसाइड जो है, ये 10,000 पे था, ये लगातार बढ़ रहे हैं। अब डेफिनेटली पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। विदाउट पॉलिटिक्स के सपोर्ट के तो ये कुछ होगा नहीं ना। मैंने बताया ना, ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। कितनी बुरी हालत है मेक्सिको की। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, कितनी बुरी हालत है मेक्सिको की अब हम जानते हैं। क्राइम इन मेक्सिको देखते हैं। देखिए मेक्सिको में क्राइम जो है ना, यहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पता है ना क्या होता है? क्राइम एक कंपनी की तरह चलती है। यहाँ पे रिक्रूट होंगे, सैलरी मिलती है बकायदा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। जैसे कॉर्पोरेट्स का होता है ना, वैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। मेक्सिको को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्राइम है यहाँ पे कोकीन, मिथेम्फिटामाइन, हेरोइन, मारुआना, सब मेक्सिको में मिलता है और दूसरी जगह भेजा भी जाता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा मेक्सिको में वायलेंस देखने को मिलता है। सेक्स ट्रैफिकिंग भी मेक्सिको में बहुत ज्यादा होती है। इलीगल एक्टिविटीज मेक्सिको में बहुत ज्यादा। और ये 2014 से 2006 में ये लड़ाई शुरू हुई, ग्रुप्स बनने लगे और अब ये बढ़ती जा रही है। मोस्ट वायलेंट स्टेट की बात करें तो उसमें गुनाजुआटो, मिकोआकान, कोरेटारो, ये सब मोस्ट वायलेंट सिटी है। कुछ शहर बहुत बढ़िया भी है। ठीक है, अगर हम मेक्सिको की बात करें तो कुछ शहर ठीक है। अगर मैंने बताया ना मेक्सिको डिवाइड है। कहीं पे तो टूरिज्म में मेक्सिको बहुत ज्यादा फलता फूलता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कुछ शहर क्राइम में एकदम डूबे हुए हैं और क्राइम हर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ एक लेवल पे नहीं, मर्डर रेट, अभी मैंने होमिसाइड बताया, बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मेक्सिको इज मोस्ट डेंजरस फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए भी मेक्सिको बहुत ज्यादा डेंजरस है। फ्री मीडिया यहां पे बड़ा मुश्किल है, फ्री मीडिया का काम करना। 2000 से लेकर 2013 में लगभग 2,15,000 लोगों को देवर मर्डर्ड। तो सबसे बड़ा क्राइम जो है यहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। बहुत ज्यादा ड्रग्स जो है यहां पे लाया जाता है, उगाया जाता है। कोलंबिया से, साउथ अमेरिका से उगा के यहां पे भेजा जाता है। ड्रग कार्टल्स हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी ओपीएम का बहुत ज्यादा होता है। मेक्सिको में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओपीएम का काफी होता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ रही है। फिर करप्शन भी बहुत ज्यादा है। मेक्सिको में बहुत ज्यादा करप्शन है। पुलिस जो है वो कोई काम नहीं करती क्योंकि पैसा पहुंचता रहता है। जुडिशरी तक को यहां पे ब्राइब किया जाता है। एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने कई बार कोशिश की है कि हम वॉर ऑन ड्रग्स करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए हैं क्योंकि करप्शन इज डीप रूटेड। छोटे से छोटे इंसान को यहां पे रिश्वत दे दी जाती है और बहुत बड़ा ऑपरेशन अगर करने जाते हैं, पहली खबर पहुंच जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ये बहुत बड़ी, करप्शन इज अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल। ये बहुत बड़ा रोड़ा है। अगर बात करें, मेक्सिको में स्टेबल डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। क्यों? जब तक करप्शन है वहां पे। मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको रैंक्स एट 138 अगर करप्शन की बात करें, लीस्ट करप्शन, मतलब मेक्सिको अगर करप्शन की बात करें तो दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से एक है मेक्सिको। इतना ज्यादा करप्शन है, तभी तो यहां पे क्राइम है। वरना क्राइम क्यों होता, आप खुद बताइए। अब लोग भी यहां पे गरीब हैं। मेक्सिको डेवलप हो रहा है। पुलिस से इतना पैसा मिलता नहीं, जो पुलिस में है अथॉरिटीज इतना पैसा देती नहीं। लेकिन ये जो ड्रग कार्टल्स है, ये पूरी दुनिया में ड्रग जो है वो भेजते हैं। पूरी दुनिया क्या, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में ड्रग्स जाता है, साउथ अमेरिका में ड्रग्स जाता है। तो ये जो कार्टल्स यहां पे ऑपरेट करते हैं, ये बच्चों को रिक्रूट करते हैं,
उन लोगों को रिक्रूट करते हैं जो इनका काम कर सके, जिनको बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। पुलिस वालों से, जुडिशरी से, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बोला जाता है कि आप हमारे लिए काम करो, आपको सरकार से इतना पैसा मिल रहा है, हम आपको 10 गुना ज्यादा पैसा देंगे। तो इसीलिए करप्शन की वजह से यहां पे क्राइम बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जुडिशरी तक में, जुडिशरी में अगर करप्शन हो गया ना तो फिर तो बर्बाद है वो देश। जर्नलिस्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा क्राइम होता है, जर्नलिस्ट को यहां पे मारा जाता है। मैक्सिकन ड्रग वॉर पे अभी तक कम से कम 2006 तक 90 जर्नलिस्ट को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, जिन्होंने भी रिपोर्ट किया। कई बार ऐसा होता है, कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया यहां पे काम करते हैं, बाहर से मीडिया आके काम करते हैं, लेकिन उनपे भी अटैक होते हैं। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, कई बार मास किडनैपिंग हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा डिसअपीयर हो जाते हैं। 2016 में 30,000 लोग मेक्सिको से डिसअपीयर हो गए, मिस, जबरदस्ती यहां पे इसको डिसअपीयर किया जाता है। 2014 की इग्वाला मास किडनैपिंग, जहां पे 43 मेल स्टूडेंट्स को फोर्सिबली एबडक्ट कर लिया था यहां से। तो ये जो किडनैपिंग है, ये जो एबडक्शन है, ये बहुत ज्यादा यहां पे होता है। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस बहुत ज्यादा होता है, औरतों को तो बहुत ज्यादा। या अगर हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें, अब आप बोलेंगे सर किडनैप क्यों करते हैं? कुछ तो शौक के लिए करते हैं और कुछ सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए करते हैं। यहां पे औरतों को किडनैप किया जाता है, वुमेन एंड गर्ल्स को किडनैप किया जाता है, एबडक्ट किया जाता है। और ये जो कार्टल्स हैं, ये जो गैंग्स हैं बड़े बड़े, दे यूज एज देयर पर्सनल सेक्स स्लेव्स। उनको सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं, बलात्कार करते हैं। बहुत दिक्कत, मेक्सिको में सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल असॉल्ट काफी ज्यादा है, और कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने बताया ना कि इसीलिए तो यहां पे एबडक्शन इतना ज्यादा होता है। स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी यहां पे एग्जिस्ट करती है, और डेस्टिनेशन है सेक्स ट्रैफिक से, जो सेक्स ट्रैफिक्ड विक्टिम जो है यहां पे लाए जाते हैं। मेक्सिको में स्वागत है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मेक्सिको में ज्यादा है। एजुकेशन प्रॉपर नहीं है ना, लॉक अप ब्रॉथल्स, बार्स, होटल्स, होम्स सब मिलेगी यहां पे आपको। कुछ औरतों को टॉर्चर किया जाता है। एक लड़की का दोस्तों यहां से एस्केप हुई थी, वो बता रही थी कि मुझे 14 साल में किडनैप किया गया, मुझे मारा गया, मेरा कई बार बलात्कार किया गया, मुझे इंजेक्शन दिए गए ड्रग्स के, और उसके बाद मुझे बेच दिया गया। और जब भी मैं कहती कि मुझे बाहर जाना है तो मुझे टॉर्चर किया जाता। मेरे सामने कुछ लड़कियों को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो भागना चाह रही थी। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो सेक्स ट्रैफिकिंग मेक्सिको में बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है, इसलिए नहीं चल पाया है क्योंकि दोस्तों प्रॉपर डेटा नहीं है। पता इन द सेंस कि प्रॉपर कितना ज्यादा, इसकी एक्सटेंट कितनी ज्यादा है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और मेक्सिको में वॉर ऑन ड्रग्स चल रहा है 2006 से लेकर 2006 से लेकर अभी तक। मेक्सिकन मिलिट्री जो है, ऐसा नहीं सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन 14 साल हो गए अभी तक ड्रग्स पे वॉर चल रहा है थ्रू आउट दी मेक्सिको। इसमें मेक्सिको की आर्म्ड फोर्सेज है, नेशनल गार्ड है, फेडरल पुलिस है। और अगर कार्टल्स की, सिनालोआ कार्टल बहुत बड़ा है यहां पे, जेलिस्को कार्टल, गल्फ कार्टल्स, ये सब बहुत बड़े बड़े कार्टल्स हैं मेक्सिको में, वर्सेस मेक्सिकन पुलिस डिफेंस फोर्सेस। लेकिन जीत पता है किसकी हो रही है? अनफॉर्चुनेटली यहां पे कार्टल्स जीत रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मेक्सिको में मारे जा चुके हैं, 35,000 से ज्यादा फेडरल पुलिस मारी जा चुकी है। ये सब कहां से शुरू हुआ? नार्कोस देखिएगा, 3rd सीजन देखिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैंने उसका जब 3rd सीजन देखा तब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। मतलब मैं क्या बताऊं, एक कुछ यहां पे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो ईमानदारी से, उनको टॉर्चर किया जाता है। ये सब बड़ा ही अजीब तरीके का था सब। बड़ा दुख होता है कि एक देश में ये सब हो रहा है, लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, उनका वल्नरेबल माइंड है, उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई है। मिगुएल एंजल फेलिक्स जो कि एक ड्रग लॉर्ड थे, इन्हीं की स्टोरी दिखाई गई है, मिगुएल फेलिक्स की। इनको जब 1989 में अरेस्ट किया, उसके बाद वायलेंस एस्केलेट हुआ। ये लीडर थे, फर्स्ट मैक्सिकन ड्रग कार्टल, उसके लीडर थे जिसको
ग्वाडाहारा कार्टेल बोला जाता था और इनको अरेस्ट किया गया। इन्हीं की स्टोरी दिखाई गई है। अब जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे वो बट गए। पहले ये कंट्रोल करते थे, बट गए। उसके बाद कोलंबिया में भी, नार्कोस में सब कुछ बताया गया, कोलंबिया में भी ड्रग कार्टेल चलता था। आपको पता है ना, कोलंबिया में दो सबसे बड़े कार्टेल थे, काली कार्टेल, मेडेलिन कार्टेल। आपको क्यों पता होगा? पाब्लो एस्कोबार भी तो यहीं से आए थे ना। पाब्लो एस्कोबार के बाद काली कार्टेल का उदय हुआ, ठीक है, कोलंबिया में। तो कोलंबिया में भी ड्रग कार्टेल चलता था और ये सब कार्टेल कार्टेल भाई भाई। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं, इन दोनों में भी वॉर चलता है। तो ये डिवाइड हुआ, छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड होकर कुछ बड़े ग्रुप्स ने कुछ एरियाज पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर ये सब 1980s में शुरू हुआ। भाई पाब्लो एस्कोबार का उदय हुआ। पाब्लो एस्कोबार जो है वो मेक्सिको गए, इनसे हाथ मिलाया। पाब्लो एस्कोबार ने बोला कि कोलंबिया में हम ड्रग उगाएंगे और आप पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करो। तो उसमें मिगुएल एंजल फिलिक्स जो है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ठीक है हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। शुरुआत में तो कैश से पेमेंट होती थी क्योंकि भैया 1980s का जमाना है, समझ रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे ये सब बहुत ही चोरी छुपे होने लगा और पैसे जो है वो इस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ते गए क्योंकि भाई ड्रग्स जो है, इलीगल ड्रग बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलता है। और धीमे धीमे कार्टल्स, बड़े बड़े कार्टल्स और ज्यादा आगे। 1989 में मिगुएल फिलिक्स को अरेस्ट कर लिया। और अभी की बात करें तो सिनालोआ कार्टल और गल्फ कार्टल, ये दो बहुत बड़े कार्टल्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, कभी कोई कार्टल लीड करता है, कभी कोई कार्टल लीड करता है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, आम लोगों की जाने गई हैं, आम लोगों की जाने गई हैं, किडनैपिंग्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, सेक्स, ये इन्हीं ड्रग्स की वजह से सेक्स इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। यहां पे इलीगल सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ रही है क्योंकि वो एक और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अमेरिका की डीईए, ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और मेक्सिको दोनों ही काम कर रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। कई बार अमेरिका और मेक्सिकन सरकार ने मिलके प्रोग्राम चलाए हैं। वॉर ऑन ड्रग्स जो है ना, मैंने बताया ना, 2006 से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन भी, यहां पे जो कार्टल्स इतने बड़े हो गए हैं कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी इनका दखल होता है। मैंने बताया ना, सब करप्ट है, करप्शन बहुत ज्यादा है। और मैक्सिकन पार्टी को, मैक्सिकन इलेक्शन को भी ये लोग फंड करते हैं। दिक्कतें बहुत ही डीप लेवल पे हैं। तो मैक्सिकन ड्रग वॉर जो है वो अभी तक चल रहा है और जब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ये और ज्यादा इंटेंस हो गया है। 2014 में मर्डर 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा और जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी, तब तक हम ये सब देखते रहेंगे और क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। पॉलिटिकल विल तो है ही, फिर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी यहां पे दिक्कत करते हैं। देखो, मेक्सिको जो है वो एक फ्रैगमेंट्री नेशनल स्टेट है और यहां पे आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगी। कई बहुत अफगानिस्तान की तरह आपका स्ट्रक्चर है, यहां की ज्योग्राफी है। यहां पे आपको बड़े बड़े रेगिस्तान मिलेंगे, फिर माउंटेन्स मिलेंगी, डेजर्ट्स, जंगल मिलेंगे। तो ऐसी ज्योग्राफी है कि भाई पुलिस कहां तक जाए, और अगर जाती भी है तो पहले ही यहां पे पता लग जाता कि पुलिस आ रही है, क्योंकि भाई करप्ट कर दिया है, पैसे दे दिए हैं। तो यहां नेविगेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, मेक्सिको में आपको नदियां नहीं मिलेगी, नेविगेबल रिवर्स है ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑपरेशन हो ही नहीं पाते हैं। तो ज्योग्राफी ऐसी है कि पुलिस का या मिलिट्री का हर जगह जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी दिक्कत यह भी है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया ही कि पॉलिटिक्स भी नहीं चाहती है भाई, उनको बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि यहां से कुछ करें। वैसे आपको बता दूं कि 2000 में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था। यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनरी पार्टी बहुत टाइम से रूल कर रही थी, 70 सालों से अनइंटरप्टेड रूल था। लेकिन 2000 में पावर शिफ्ट हुई और नेशनल एक्शन पार्टी, जिसको पैन बोला जाता है, यहां पे इसके हाथ में पावर गई, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि पावर भले ही शिफ्ट हुआ, बट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस कभी ये लगा ही नहीं पाए। तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट 2000 के बाद से, मैक्सिकन प्रेसिडेंट हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते रहे कि वो करें तो करें क्या। जब फेडरल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट सब आ जाते हैं, वो जब ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम में एंगेज हैं और रिटेलिएशन कॉमन है, तो क्या करें? बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत तगड़ी पकड़ बना ली है। तो अब ये जो तगड़ी पकड़ है ना, ये जो इतनी अपनी ही फोर्स इन्होंने बना ली है, इसको टेक डाउन करना बड़ा मुश्किल है। फिर कोई विलिंगनेस भी नहीं है यहां पे, पार्टी चाहती भी नहीं है कि हम इनको चेस करें। अगेन इट गोज टू करप्शन, इतना ज्यादा इनको पैसा मिलता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों यहां पे गरीबी भी है, डेवलपिंग कंट्री है, लोगों को पैसा नहीं है। शुरू से ये जो ग्रुप्स है, ये इन छोटे छोटे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको रिक्रूट कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मैंने बताया ना, किडनैपिंग के लिए यहाँ पे आपको लोन मिलता है, तो बहुत बहुत कॉमन है। तो बहुत कॉमन है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है, यहाँ पे आपको किडनैपिंग के लिए बकायदा पैसा मिलता है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बट सॉल्यूशंस दिख नहीं रहा है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, चलिए ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए दिसंबर 2006 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फिलिप कार्ड्रॉन ने, तब 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स जो है, जब पैन पार्टी आई, इन्होंने शुरू किया। बहुत सारे सोल्जर्स आए और बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी गए और ड्रग कार्टल्स भी मारे गए, ये जो लीडर्स थे ये भी मारे गए। लेकिन इनके सक्सेसर एनरिक पेना निएटो जो थे, उन्होंने ये बोला था कि हम इस वायलेंस, ये जो ड्रग कार्टल से बड़े बड़े जो क्राइम को बढ़ा रहे हैं, इसको हम टेक डाउन करेंगे। और हुआ भी, ऐसी बात नहीं है। एल चैपो गजमैन को गिरफ्तार किया गया। 2006 से लेकर 2020 तक चीजें ठीक है, कम से कम शुरू तो किया, वॉर तो शुरू किया, कम से कम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तो किया कि ये प्रॉब्लम है, हमको उसको, भले ही आप नहीं जीत रहे हो, ड्रग कार्टल्स का पलड़ा भारी है, लेकिन रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप एल चैपो गजमैन को, अब देखिए वहां पे अभी क्या चल रहा है। एल चैपो गजमैन को जब अमेरिका एक्सट्रेडिट किया गया, मतलब अभी अमेरिका में ही बंद है ना जेल में, उसके बाद इनके बेटे जो थे ओविडियो गजमैन, इनको भी अरेस्ट किया। लेकिन मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इनको छोड़ दिया, डर के मारे छोड़ दिया, क्योंकि सिनालोआ कार्टल इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, उसने पूरे शहर को ही सराउंड कर लिया कि अगर बेटा नहीं छोड़ा हमारे लीडर को तो पूरे शहर को उड़ा देंगे। तो यहां पे जो करंट प्रेसिडेंट आंद्रे मैनुअल लोपेस है, वो बोलते हैं हम इस वॉर को जीतेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही किया जो हमने ओविडियो को फ्री कर दिया, वरना खून की नदियां बह जाती। प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं, बताइए, राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को फ्री करके अच्छा किया, वरना खून की नदियां बह जाती। तो आप समझ ही सकते होंगे कि उस देश का क्या होने वाला है। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हम नेशनल गार्ड बनाएंगे, लेकिन अभी तक नेशनल गार्ड कोई खास एक ऐसा डिपार्टमेंट जो स्पेशली इनके लिए बना हुआ है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है। भाई देश के लिए राष्ट्रवाद इस कंटेक्स्ट में तो जरूरी है ना। लोग इनको छोड़ के कार्टल्स को ज्वाइन करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? भले ही एल चैपो के बेटे को आपने छोड़ दिया, बहुत लोगों की जान बच गई, लेकिन आने वाले समय का क्या, ये तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो सरकार अभी ये कर रही है, फिलहाल ये वॉर जो है वो जारी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेक्सिको में इतना ज्यादा क्राइम क्यों है।